मेरा भी व्यक्तिगत रुचि रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एड्रेस कर सकूं, तो ऐसे अवसर पर मैं यहाँ आना ज़रूरी समझा। और हमारे बहुत सारे साथी आज सुबह से पूरे बिजी थे। अभी कार्यक्रम में दिख रही हैं हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मधु नायक जी भी पूरे टाइम सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहीं। वो एक पेरेंट्स के तौर पर, एक माँ के तौर पर यहाँ पे अपने बच्चे के लिए आज आई हुई हैं। और इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को, सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आज का जो भारत है, आज का जो छत्तीसगढ़ है, वो बहुत ही संभावनाओं वाला छत्तीसगढ़ है। आज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ में है, भारत देश में है और आज की दुनिया में है। जब हम लोग अपने समय को याद करते हैं तो काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ थी। यहाँ से दूर 17 किलोमीटर दूर गांव में मेरा जन्म हुआ, बायंग में। और मेरे पिताजी की, जैसा भी इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहे थे कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया था जब मैं महज 8 साल का था और मेरी माँ 4वीं क्लास तक ही पढ़ी हुई है। मैं ऐसे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 12वीं की पढ़ाई किया जहाँ टीचर भी ठीक से नहीं होते थे, बिल्डिंग भी ठीक से नहीं होता था। जहाँ हमने मिडिल स्कूल की पढ़ाई करी वहाँ खपरेल की छत होती थी जमोरा गाँव में, जहाँ से डॉक्टर रुपेंद्र पटेल जी आते हैं। इस शहर के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और डॉक्टर रुपेंद्र पटेल जी उसी स्कूल में पढ़े थे जिस स्कूल में बाद में मैं पढ़ा। तो वैसे जगह था स्कूल गांव में, और वह खपरेल का छत होता था और बरसात में पानी भर जाता था पूरे क्लास में। बरसात भर लगभग छुट्टियाँ रहता था, 3 महीना, हर दिन 1 आध दिन 2 दिन लगता था, फिर 3-4 दिन छुट्टी, 1-2 दिन लगता था, फिर 3 दिन 4 दिन छुट्टी, ऐसे छुट्टी हो जाती थी। मैं अपने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल नंदेली में किया। वहाँ पर न 12वीं जब हम पढ़ते थे न फिजिक्स का लेक्चरर था, न केमिस्ट्री का लेक्चरर था, न मैथमेटिक्स का लेक्चरर था, न बायोलॉजी का लेक्चरर था, न हिंदी का लेक्चरर था। केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। और जब हम लोग 12th क्लास में थे तो 12वीं की पूरे साल भर में 4 क्लास लगी थी। ऐसा सिनारियो स्कूलों में होता था, सरकारी स्कूल में। वहाँ तक मैं वहीं पर 12वीं तक कक्षा की पढ़ाई करी। 12वीं कक्षा की पढ़ाई करके जब मैं भिलाई गया IAS की तैयारी के लिए, मैं किताबें खोजने लगा, तो मुझे पूरे भिलाई में, जो कि IIT का एक गढ़ है, मेडिकल एजुकेशन की तैयारी का एक गढ़ है, वहाँ पर IAS की 50 में से मुझे 4 किताबें नहीं मिल पाती थी। बड़ी मुश्किल से 4-5 किताब मिल पाई 50 में से, पूरे भिलाई छान मारने के बाद। फिर मैं उस समय रायपुर गया, सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ। हमारा नया नया छत्तीसगढ़ बना था। मैं जब रायपुर जाता था तो पूरे सदर बाजार, जो किताबों का मेन मार्केट है, वहाँ पर भी IAS की 50 में से 4-5 किताब ही मिल पाती थी, उससे ज़्यादा किताब ही नहीं मिलती थी। ऐसा सिनारियो हमारे गांव बायंग का या हमारे रायगढ़ का नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर का और शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले भिलाई कैसे हालात थे। उन परिस्थितियों को आप में से बहुत सारे हमारी पीढ़ी के लोगों ने, हमारी उम्र के लोगों ने जिया है। और उन परिस्थितियों का, ऐसी परिस्थितियों का सामना उस समय करना पड़ता था। लेकिन मन में अगर इच्छा हो, मन में अगर जुनून हो, एक चिंगारी हो, एक स्पार्क हो, तो दुनिया की कोई भी लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया। मैंने बताया कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां थी, इन सब का चित्रण किया, इन सब का जिक्र किया। मगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं 10-11 साल का था, मेरी माँ का पेंशन नहीं बन पा रहा था। मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मेरी माँ को पेंशन मिलना था। तो हम लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था, वहाँ पर हम लोग आते थे। वो गौशाला के आसपास कहीं था, मुझे जहाँ तक याद आता है। तो वहाँ पर आते थे और वो मेरे माँ का पेंशन नहीं बन पा रहा था। उनका नाम दो कौशल्या ऐसे हो गया था, उसके कारण नहीं बन पा रहा था। तो 3-4 साल तक माँ के पेंशन का प्रकरण नहीं बन पाया और हम लोग BO ऑफिस आके परेशान हो गए। फिर एक दिन मैं कलेक्ट्रेट गया तो कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिला शिक्षा अधिकारी को बुला के बहुत डांटा कि इनका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो तत्काल 3-4 दिन के अंदर हमारा काम हो गया। तो मेरे को लगा भाई ये कलेक्टर तोप होता है, यही बनना चाहिए। ऐसे मेरे मन में, मैं 10-11 साल का था तब मेरे मन में बैठ गया। उसके बाद मेरे मन में एकदम
जुनून सा हो गया कि मुझे आईएएस बनना ही है। एक कलेक्टर बनने के लिए क्या बनना पड़ता है, क्या आईएएस देना पड़ता है, क्या सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ता है, कौन सी संस्था इसको ऑर्गेनाइज करती है, उस संस्था का नाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये सब मुझे उसी समय पता चल गया था, मिडिल स्कूल हाई स्कूल के जाते जाते तक। और फिर मैं अभी भी मेरे को याद है, मैं मैगजीन लेने के लिए बीच बीच में आया करता था रायगढ़। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये सब मैगजीन मैं उस समय गांव से आके 9वीं 10वीं में खरीदता था। और उसके लिए जब मैं रायगढ़ आता था तो कैसे रायगढ़ आना पड़ता था, अभी मेरे को याद आता है उस समय कि जो तारापुर वाला जो पुल है, तारापुर वाला जो मान नदी पे पुल है, वो पुल बना ही नहीं था। तो इसलिए मेरे गाँव से रायगढ़ आने का रास्ता चपले होकर ही होता था। तो सुबह सुबह शर्मा बस होती थी, उस शर्मा बस में मैं बैठता था सुबह करीब 7 बजे के लगभग, 6:30-7 बजे के लगभग, और चपले तक जाते थे। और चपले में मेन रोड पे उतरते थे। मेन रोड से उतर करके शोभा का शायद समोसे का एक दुकान था, शोभा पटेल एक शायद था, उसका समोसे का दुकान था। वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन जाते थे। रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था मैं, और ट्रेन पकड़ के रायगढ़ आता था। और रायगढ़ में आके मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक मैगजीन बेचने वाला ठेला लगाता था। कई बार मुझे वहाँ पे मिलता था। सिंधु बुक डिपो, न्यू बुक डिपो में भी कई बार जाकर कुछ कुछ खरीदता था मैं। तो फिर यहाँ से मैगजीन वगैरह, किताब वगैरह खरीद के मैं वापस जाता था। वापस फिर ट्रेन पकड़ते थे, रात शाम को रावटसन पहुँचते थे, रावटसन रेलवे स्टेशन पे। और फिर वहाँ से पैदल चल के मेन रोड पे आते थे। और रात को 8-9 बजे के लगभग वो शर्मा बस वापस आती थी कोरबा से। तो 8-9 बजे उसको शर्मा बस में बैठते थे, फिर गाँव वापस 9-9:30 बजे रात को पहुँचते थे। ऐसे में मैगजीन खरीदने आता था। अभी मेरे को याद है, मैं बड़ी मुश्किल से उस समय 14-15 साल की उम्र थी मेरी, 14-15 साल की थी, और मैं उस समय आता था। फिर मैं जब भिलाई में, रायपुर में किताब नहीं मिला तो मेरे मन में आया कि दिल्ली ही जाके खोदते हैं किताब, वहीं मिल ही जाएगा, दिल्ली में मिल जाता है, सबको पता था। आईएएस की तैयारी का गढ़ था दिल्ली, तो दिल्ली जाना चाहिए मेरे मन में आया। मेरे मन में दूसरा मेरे मन में आया, जब मैं दिल्ली जाने की तैयारी किया तो मेरे मन में आया कि भाई आईएएस अगर बनना चाहता हूं मैं, तो आईएएस की ट्रेनिंग जहां होती है वहां जाना चाहिए। तो मैं पहले पहुंचा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ा, बड़ी मुश्किल से, मैं 17-18 साल का था तब। और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ के मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में पहाड़गंज रेलवे स्टेशन में उतरा। वहाँ से मैं आईएसबीटी गया, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। वहाँ पे मैंने बस पकड़ी और बस पकड़ के मैं देहरादून पहुँच गया। आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में। तो इसलिए मैं वहाँ पे देहरादून पहुँच गया। देहरादून से जीप पकड़ के फिर मैं मसूरी पहुँचा। मसूरी में मैं जाकर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के गेट पे जब मैं पहुँचा तो मैं बोला कि मैं अंदर देखना चाहता हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ और भविष्य में आईएएस बनना चाहता हूँ। तो गार्ड ने मेरे को झिड़क के मना कर दिया, तुम लोग नहीं जा सकते अंदर, यहाँ से निकलो बाहर। मेरे को जाने ही नहीं दिया गार्ड ने। मेरा मन बहुत दुखा, मेरे आंख में आंसू आ गया। लेकिन मैं वहीं पे संकल्प लिया कि मैं वापस आऊँगा और आईएएस बनकर वापस आऊँगा, और यही गार्ड एक दिन सैल्यूट करके दरवाज़ा खोल के अंदर बुलाएगा। ये मैं सोच के उस दिन संकल्प लेके, प्रण लेके, प्रतिज्ञा लेके मैं वापस आया, दिल्ली आया। और दिल्ली में किताब दुकान पहुंचा। भी मेरे को याद है, कुमार बुक डिपो वहाँ पर होता था पटेल चेस्ट में। पटेल चेस्ट जो हॉस्पिटल किंग्सवे कैंप के पास, वहाँ पर किताब दुकान थी, कुमार बुक डिपो। वहाँ पर मैं गया। अब मैं बोला कि मुझे ये किताब चाहिए। तो मैं बड़ा दुबला पतला था उस समय भी, और तो छोटा था 17 साल का। तो मेरे को वहाँ पर जो दुकान का मालिक था अनिल सिंह, बिहार के रहने वाले थे, पटना के, वो वहाँ पे दिल्ली में किताब दुकान खोले थे। अनिल जी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखे, बोले तुम क्या करोगे जी किताबों का? तो मैं बोला कि भाई मैं आईएएस तैयारी करना चाहता हूँ। तो बड़े इम्प्रेस हुए, फिर मेरे बारे में पूछने लगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। मैं बताया छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ये करता हूँ। तो फिर उन्होंने सारी किताबें फटाफट 3 मिनट के अंदर निकाल के दे दी। वहाँ सब किताब रहता है दिल्ली में, सारी किताब में पूरे 50 किताब का पूरा कार्टून में पैक करके बक्सा बना लिया। फिर अनिल जी ने मेरे को वापस आते समय अपना मोबाइल नंबर दिया, मेरे को अपना एसटीडी नंबर भी दिया। उस समय एसटीडी ज़्यादा चलता था दुकान का। और बोला कि इसमें बेटा फ़ोन कर देना, तेरे को जो किताब चाहिए रहेगी मैं कुरियर कर दूंगा तुमको जहाँ रहते हो वहाँ पे, और तू मेरे को बाद में कभी पैसे भेज देना या मनी ऑर्डर कर देना, बोला मेरे। तो मैं उसका नंबर आया, उनको किताब मांगता था, फ़ोन करके बोलता था किताब चाहिए, तो मेरे किताब भेजते थे। अब बीच बीच में मैं उनको मनी ऑर्डर से पैसा भेजता था। ऐसे चलता रहा।
फिर मैं दिल्ली चला गया, 1 साल फर्स्ट ईयर के बाद ही दिल्ली जाने लग गया और मैं एकदम शिद्दत के साथ वहाँ तैयारी किया। वहाँ पे हम लोग जब हकीकत नगर में कमरा खोजने के लिए गए तो हमको कमरा दिखा रहे थे एक, तो कमरा दिखाते दिखाते एक कमरा दिखाया जिसमें टॉप फ्लोर में एक कमरा था, बड़ा कमरा था। तो हम लोग 2 लोग गए थे, भिलाई का अरुण करके लड़का था और मैं दोनों लोग थे। तो हम बोले यही रूम लेंगे, बहुत बड़ा है लेकिन सस्ता बोल रहा है। सस्ता था, रूम का किराया 1500 रुपये था 2 लोगों के लिए, नहीं तो उस समय 2500-3000 बिना रूम नहीं मिलता था। तो हम लोग चौंक गए कि भाई इतना सस्ता कैसे दे रहा है, ले लेते हैं इसी को, ले लिए। बाद में समझ में आया कि उसके ऊपर में एस्बेस्टस का छत था, इसलिए वो 1500 में दे दिया था मकान वाली, बाकी कमरा को 3-3 हज़ार में दिया था। और अप्रैल मई जून महीना में हम लोग उस कमरे के नीचे दोनों रहते थे। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दिल्ली में मई जून की गर्मी में टॉप फ्लोर पे आप रह रहे हो और ऊपर एस्बेस्टस की छत हो तो कितनी गर्मी होगी। आज अगर मई महीना में मैं केराबारी में दिन भर अगर खड़ा हो पाता हूँ तो मेरे उस दिन की तपस्या का प्रताप है कि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी मेरे को याद है, टॉवेल में पकड़ा रहता था, वो टॉवेल से पसीना पोंछते रहते थे हम लोग, पसीना पोंछते पूरा टॉवेल भीग जाता था, पूरा कंप्लीट टॉवेल भीग जाता था, इतना पसीना निकलता था। इस तरह की सिचुएशंस को हम लोग झेले। फिर बोले गर्मी जैसे ही खत्म हुआ, एग्जाम दिए प्रीलिम्स का, आईएएस के प्रीलिम्स का, और फिर उसके बाद बोले कि अब रूम चेंज करेंगे। तो सस्ता कहाँ मिलता है पता किए, तो सस्ता मिलता था पटेल चेस्ट के पास। तो पटेल चेस्ट में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हॉस्टल देखे हम लोग, रूम मिल गया, सिंगल रूम मिल गया वहाँ पे। अब 2 लोग रहते थे तो दिक्कत होती थी पढ़ाई करने में, मैं थोड़ा बोल बोल के भी कई बार पढ़ता था, तो फिर हम लोग दिक्कत होती थी, तो इसलिए सिंगल रूम लेंगे और सस्ता भी मिले, एस्बेस्टस की छत भी ना हो। तो हम लोग रूम खोजते खोजते गए, पटेल चेस्ट में मिला, वहाँ 1500 रुपये में 1200 रुपये में एक रूम मिल गया। तो बोले एक में रह लेंगे यार, 1200 में 2500-3000 हज़ार का तो नहीं है। और उस हॉस्टल के बगल में देखे क्यों इतना सस्ता है करके पता चला, तो वहीं से हॉस्टल के दीवार और कब्रिस्तान के बीच कोई बाउंड्री वाल भी नहीं था, वहाँ बगल में कब्रिस्तान था। और मैं आखिरी रूम लिया था क्योंकि मेरे को वेंटिलेशन था उसमें, हवा आती थी और रोशनी आती थी। और मेरे रूम के सीधा उस पार में कब्रिस्तान था, वो ईसाइयों का। तो फादर जो कुछ पढ़ता था जब दफनाते थे तो मेरे रूम से सुनाई देता था, जो पढ़ता था रूम से सुनाई देता, दफना रहेगा। ऐसे जगह में रह के हम लोग पढ़ाई किए। बट आपका अगर जुनून हो, आपकी अगर शिद्दत हो, आप अगर मेहनत करते हो ईमानदारी से, तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पूरे इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में, सबसे कम उम्र में मैं आईएएस क्लियर कर दिया। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद हॉस्टल में सबसे छोटा बच्चा था, मेरे से 10-10 साल 12-12 साल बड़े लड़के थे, 8-8 साल 10-10 साल 12-12 साल बड़े लड़के हॉस्टल में थे। और मैं जब वहाँ दिल्ली जाने के बाद उस सब अटेम्प्ट दिया और मेरा आईएएस क्लियर हो गया। तो और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का मैं पहला आईएएस बना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी खराब हों और फिर भी आप इतने आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी, और यहाँ पर मैंने इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई कि आप सभी बच्चों को आत्मविश्वास आ सके कि अगर उन परिस्थितियों में ओपी चौधरी एक बच्चा गांव से निकलकर सफल हो सकता है, आईएएस बन सकता है, राजधानी रायपुर का कलेक्टर बन सकता है, आईएएस छोड़ने की ताकत रखता है, आईएएस रिजाइन करने की ताकत रखना बहुत बड़ी बात होती है, उसको चुनाव लड़ने की ताकत रखता है, और आज प्रदेश का अगर इस उम्र में वित्त मंत्री बन सकता है तो आप लोग तो जीवन में कुछ भी कर सकते हो। इस चीज़ को आप विश्वास करें, इसलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें बताई। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी सफलता से नहीं रोक सकती अगर आपके मन में जुनून है और हिम्मत है और संघर्ष करने की क्षमता है। तो इसलिए सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। अब ये भी मैं बोलता हूँ कि अभी मेरी कहानी सुनकर, मेरे लाइफ को सुन के सब लोग आईएएस तैयारी करने मत चले जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई बार होता है कि हम अपने आप को बिना आकलन के कुछ भी चीज़ में चले जाते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेट होके, डिप्रेस होके, हताश होके, निराश होके
जीवन को पूरी हताशा और निराशा में जीते हैं। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे भी आईएएस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका कैसे आईएएस कर सकते हैं उसका, कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार आने के बाद हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट से हमने एक योजना लॉन्च की है। वो केवल एसटी बच्चों के लिए नहीं है, एसटी बच्चों पर भी लागू होती है, एससी बच्चों पर भी लागू होती है और ओबीसी बच्चों पर भी लागू होती है। और जनरल बच्चे हमारे नहीं आते, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था देखेंगे। लेकिन एसटी बच्चे, एससी बच्चे और ओबीसी बच्चे, ये तीन के लिए सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट से योजना है, जिसमें 200 बच्चों का चयन किया जाता है हर साल। हर साल उसका एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जो बच्चे पास होते हैं, ऐसे 200 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और 200 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनको दिल्ली भेजा जाता है सरकार के द्वारा। उनके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए सरकार देती है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कोचिंग के लिए 1.5 लाख रुपए सरकार देती है और उनके रहने का खर्चा और उनके खाने का खर्चा अलग से देती है सरकार। मोटा मोटी 3.5 से 4 लाख रुपए सरकार खर्च करती है और 1 साल तक बच्चे को दिल्ली में रख के कोचिंग करवाती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आईएएस तैयारी करना चाहते हैं वो कम से कम इस एग्जाम को क्लियर करो। और छत्तीसगढ़ में 200 बच्चों का चयन हो रहा है, जबकि आईएएस के ओरिजिनल एग्जामिनेशन में छत्तीसगढ़ में बड़ी मुश्किल से 4-5 बच्चों का चयन होता है, उससे ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप 200 बच्चों का अगर चयन हो रहा है तो आप उस एग्जाम को पहले क्लियर करो, फिर सरकार आपको मदद करेगी। 1 साल तैयारी करने के बाद अगर अपने घर में भी तैयारी करें तो आईएएस की तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये योजना ऐसी योजना है कि किसी गरीब व्यक्ति को आईएएस बनने की तैयारी करने के लिए बाधा नहीं है। और अगर 200 में भी हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है तो फिर अपने आप को और अपने माता पिता को हमको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, फिर अपना और कोई रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत पुअर होता है आईएएस में। मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिस्टिक फैक्ट हो बोलना चाह रहा हूँ। 15 लाख 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और बड़ी मुश्किल से 150 बच्चे आईएएस बनते हैं और बाकी सारी सर्विस मिला के 700-800 बच्चे बनते हैं। तो एक पक्ष है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अब केवल सरकारी नौकरी रास्ता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, सबके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अच्छा कर सकते हैं। आज पहले ज़माने में क्या होता था, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ती थी, इकॉनमी में बाकी जगह कोई अच्छे अवसर नहीं थे। आज कोई बिजनेस करना चाहे, कोई कुछ भी करना चाहे, उसके लिए अवसर ही अवसर है अब हर क्षेत्र में। आज देखिए क्रिकेटर लोग इतना करोड़ों अरबों पैसा कमा रहे हैं। पहले क्रिकेटर को भी कोई सम्मान नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था उस तरह का। तो आज इकॉनमी बढ़ी तो सब सेक्टर में उसका लाभ मिल रहा है। आज देखते होंगे कि यशस्वी जायसवाल जैसा बच्चा है, लड़का है, जो गुपचुप बेचकर बॉम्बे में क्रिकेट प्लेयर बनने की कोशिश किया और आज इंडिया का ओपनर बैट्समैन है और आज करोड़ों रुपए कमाता है। तो ऐसे गरीब से गरीब व्यक्ति कहीं भी अलग अलग सेक्टर में सक्सेस हो रहे हैं, बिजनेस में भी बड़े बड़े सक्सेस हो रहे हैं। और इंडिया की इकॉनमी भी $4 ट्रिलियन की है, आने वाले 20-25 सालों में 30-40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो आने वाले 20 सालों में यहाँ पर इकॉनमी में 25-30 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू क्रिएट होगी। तो किसी न किसी की जेब में तो पैसा जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके नई नई योजनाएं, नई नई चीज़ें जो आसपास दुनिया में हो रही है उसके लिए भी दिमाग ओपन रखें और बहुत अच्छे तरीके से उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अगर दिमाग खुले हैं आपके, आप हर दृष्टिकोण से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को डेप्थ में जाकर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जाके 4 दिन में चालू कर दी और वहाँ पे फेल हो गए। स्टॉक मार्केट में फेंडो करने लगे, फेंडो में कभी नहीं करता फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, क्वालिटी इन्वेस्टिंग करता। तो कुछ भी चीज़ कुछ भी करने लगे और वहाँ पर जाकर फेल हो गए, ऐसे मत करना। कोई भी चीज़ को करते हो उसको शिद्दत के साथ करो। आज बिजनेस वर्ल्ड में हमारे रायगढ़ के कितने सारे लोग कितने सारे सक्सेस हुए। तो इकॉनमी का एक बढ़ता अवसर है। इन सब का भी स्टार्टअप चालू कर करके कितने सारे बच्चे कितना बड़ा बड़ा सक्सेस अचीव कर रहे हैं। ओयो ग्रुप का मालिक है रितेश अग्रवाल, अभी 32 साल का लड़का है और लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी बना लिया। 32 साल का लड़का है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव रायगढ़ जो है उड़ीसा का, वहाँ का रहने वाला। उसके माँ पिताजी भी उसको कोटा भेजे थे IIT मेडिकल की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो तैयारी वारी नहीं किया। वहाँ पे जाकर स्टार्टअप कंपटीशन में भाग लेता रहता था। तो अमेरिका के स्टार्टअप कंपटीशन को जीत गया। स्टार्टअप कंपटीशन को एक जीत गया अमेरिका के, तो उसको एक अलग कंपटीशन में इनविटेशन मिला। उसको पहली बार जहाज चढ़ने का मौका मिला था जीवन में। उसके पहले वो कभी जहाज नहीं चढ़ा था। एक दिन आया था रायपुर में घर, तो खुद ही अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता रहा था
तो सर जहाज चढ़ने मिलेगा करके मैं अमेरिका पहुंच गया, पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा वहाँ गया, वो कंपटीशन में भाग लेने के लिए, वहाँ भी वो कंपटीशन जीत गया, स्टार्टअप कंपटीशन। तो उसको उस समय $1 लाख मिला, लगभग 80 लाख रुपये का इनाम मिला उसको अमेरिका में। तो वहाँ पे देखा यहाँ मैं रहूँगा तो पैसा तो सिरा जाएगा, बहुत महंगा देश है। तो इसलिए वो पैसा को बचा बुचा के वापस भाग आया। उस समय बड़ी मुश्किल से 18-19 साल का था वो लड़का, और उस पैसे से जो $1 लाख उसको मिले थे, उससे उसने स्टार्टअप चालू किया। उसी कंपनी को आज हम ओयो के नाम से जानते हैं, और 32 साल के उम्र में है रितेश अग्रवाल, आज 32 साल का लड़का है, और उसकी कंपनी का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आपको मिलेंगे दुनिया में, भारत में। तो आप सब लोग उस सारे अपॉर्चुनिटी के लिए भी अपने आप को तैयार करें। ये नॉलेज बेस्ड इंडिया है, नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड है। जो सरस्वती माँ का उपासक है, लक्ष्मी तो अपने आप उसके पीछे पीछे आएगी। तो इसलिए अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखें। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अलग अलग सेक्टर में आजकल अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो बच्चों को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आगे वो लोग और अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं। और आप सभी के बच्चे आगे बढ़ें, यही मैं सभी पेरेंट्स को शुभकामना देता हूँ। रायगढ़ में हम लोग अलग अलग तरीके से बच्चों के भविष्य बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, शहर के विकास के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। जो सड़क 40-40, 50-50 साल तक नहीं बन पाए, उन सड़कों को हम बेहतर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हमारे जब मैं बचपन में रायगढ़ आता था तो एक कमला नेहरू गार्डन को देखता था। आज मेरी कोशिश है कि जब हमारी सरकार के इस कार्यकाल के 5 साल पूरे हों तो कम से कम कमला नेहरू के गार्डन के बराबर 10 गार्डन रायगढ़ में रहें। इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। चाहे राजीव नगर का दूध डेयरी वाला ग्राउंड हो, उसको हम गार्डन बनाने, ऑक्सीजोन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे इतवारी बाजार को ऑक्सीजोन बनाने की दिशा में हमने काम किया है। चाहे किसान राइस मिल, जूट मिल को हमने ऑक्सीजोन बनाने की दिशा में काम किया है। इसके अलावा अभी कोसाबाड़ी में, बैकुंठपुर में भी एक बड़ा ऑक्सीजन की योजना पर हम काम कर रहे हैं, अभी प्लानिंग स्तर पे है। प्लानिंग स्तर पे कया घाट में भी एक हमारा ऑक्सीजन लाने का प्लान है। हमारा कर्रा घाट में भी एक ऑक्सीजन लाने का प्लान है। ऐसे करते करते हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 बड़े गार्डन हों। स्पोर्ट्स के लिए अभी मिनी स्टेडियम में स्केटिंग रिंग बन रहा है, रोल बॉल का कोर्ट बन रहा है। ये जो बोईर दादर स्टेडियम जाते हैं वहाँ देखेंगे आप, एथलेटिक ट्रैक बन रहा है। वहाँ पे नया स्विमिंग पूल बन रहा है, जो बोईर दादर स्टेडियम है उस पर। कोड़ातरा स्टेडियम जो है उस पर 105 करोड़ का स्टेडियम बनने जा रहा है। जितने पुल हैं, चाहे राजा महल के पास वाला पुल हो, चाहे अपना इंदिरा नगर वाला पुल हो, चाहे कया घाट वाला पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज रोड वाला पुल हो, इन सारे पुलों के निर्माण का काम कर रहे हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बच्चों के भविष्य की दृष्टि से या फिजियोथेरेपी कॉलेज भी हम स्थापित करने जा रहे हैं, या हार्टिकल्चर कॉलेज भी हम स्थापित करने जा रहे हैं, या कला एवं संगीत महाविद्यालय भी स्थापित करने जा रहे हैं, या प्रयास विद्यालय की भी स्थापना हुई है, या नव गुरुकुल की भी स्थापना हो चुकी है। ऐसे अनेकों प्रयासों को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और रायगढ़ के आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर रायगढ़ के निर्माण के लिए मैं अपना द बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कमियाँ हैं, जो प्रॉब्लम है, वो पिछले 40 साल की बनती प्रॉब्लम है। मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ जी, जितना पिछले 20-30 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना हम आने वाले 3 सालों में करके दिखाएंगे, इन 5 सालों में करके दिखाएंगे। और आने वाली पीढ़ी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। विशेष रूप से मैं शुभकामना देता हूँ कि आज जितने बच्चे हैं हमारे, वो आज सिग्नेचर करते होंगे तो महज एक सिग्नेचर कहलाता होगा। मेरी शुभकामना है कि इन सारे बच्चों के सिग्नेचर 10 साल बाद ऑटोग्राफ बन जाएं। ये बच्चे इतने आगे बढ़ें कि इनका दस्तखत ऑटोग्राफ के रूप में लोग लेना चाहें, यही मेरी शुभकामना है। आज इन बच्चों को माता पिता के नाम से जाना जाता होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं 10 साल बाद आप माता पिता लोगों को इन बच्चों के अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। आज मेरी शुभकामना है कि 10 साल बाद इस स्कूल को उन बच्चों की सफलता के नाम पे जाना जाए। आज मैं बोल रहा हूँ
कभी रुपेंद्र पटेल जी को पूछा जाता रहा होगा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो बोलते रहोगे मिडिल स्कूल जमुरा में पढ़ता हूँ। आज मैंने उदाहरण दिया कि मैं उसी स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ा हूँ जहाँ डॉक्टर रुपेंद्र पटेल पढ़े हैं। आज उस स्कूल की पहचान रुपेंद्र पटेल से है। तो ऐसे सभी बच्चे अपने लाइफ में सफलता अर्जित करें, सभी माता पिता की पहचान अपने बच्चों से बने, इस स्कूल की पहचान इन बच्चों की सफलता से बने और इन बच्चों की सफलता इतनी बड़ी हो कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इनके नाम से हमारे रायगढ़ को जाना जाए। मैं ये सफलता की शुभकामना देते हुए रायपुर तक मेरे को अभी जाना है, इसलिए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़, जय माँ सरस्वती।